गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री डील करने जा रहे हैं। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन। जो दूसरा टॉपिक है वो है कोलॉइड और जो तीसरा टॉपिक है वो है कैटालाइसिस। सबसे पहले हम लोग ये पहला टॉपिक डील करेंगे, एडजॉर्प्शन। देखिए, अगर कोई सॉलिड या किसी लिक्विड का सरफेस हो, बोले कि अगर कोई सॉलिड का सरफेस हो या कोई लिक्विड का सरफेस हो और उस सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल्स अगर आके इकट्ठा होने लगे, डस्ट पार्टिकल या गैसियस पार्टिकल अगर उसके ऊपर अगर आके इकट्ठा होने लगे, सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, सॉलिड के या लिक्विड के सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, इसके अंदर नहीं घुस रहा है, इसके बल्क के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये एडजॉर्प्शन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जैसे फोम है, फोम को आप पानी में पार्शियली डुबो दिए तो वो पानी उसके अंदर ऊपर तक चला आया। आप ऊपर निचोड़े तब पानी, नीचे निचोड़े तब पानी। मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज बल्क के अंदर इन कर जाता है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है, मतलब हर जगह स्प्रेड कर जाता है। लेकिन यहां एब्जॉर्प्शन नहीं बताया जा रहा है, यहां एडजॉर्प्शन बताया जा रहा है कि अगर मॉलिक्यूलर स्पेसीज केवल सरफेस पे इकट्ठा हो, जैसे अगर टीवी का स्क्रीन है तो इसके स्क्रीन पे धूल इकट्ठा हो गया, धूल अंदर नहीं घुस गया, टीवी के स्क्रीन पे इकट्ठा हो गया। आप कोई किताब रख दे, किताब के ऊपर धूल बैठ गया, उसके अंदर नहीं घुस गया। तो जो सरफेस फेनोमेना है, ये एडजॉर्प्शन जो है ये सरफेस फेनोमेना है, मतलब सरफेस पे होता है। एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना है, मतलब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे पार्टिकल्स इकट्ठा होता है। जो पार्टिकल इकट्ठा होता है उस पार्टिकल को बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस सॉलिड या जिस लिक्विड के सरफेस पे इकट्ठा होता है, अगर कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है अगर उसके सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है तो जिसके सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। फिर सुनिए, आखिर ये एडजॉर्प्शन होता क्यों है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सॉलिड या कोई लिक्विड है, तो अगर लिक्विड है या सॉलिड है, कुछ पार्टिकल सॉलिड का या कुछ पार्टिकल, अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड का बल्क के अंदर होगा और कुछ सरफेस पे होगा। तो जो पार्टिकल सरफेस पे होगा, जो पार्टिकल बल्क में होगा, दोनों अलग अलग नेचर का होगा। होता है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई सॉलिड या कोई लिक्विड है और उसके अंदर बल्क के अंदर अगर कोई पार्टिकल है जो कि बीच में है, तो वो चारों तरफ दूसरे पार्टिकल से घिरा हुआ होगा, उसके चारों तरफ दूसरा दूसरा पार्टिकल होगा जिससे वो घिरा हुआ होगा। ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा। मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लगते रहेगा। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है उसके इधर पार्टिकल है, इधर पार्टिकल है, उसके नीचे पार्टिकल है, ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं,
ये तो इधर खींच लिया, इधर खींच लिया, बैलेंस हो गया। लेकिन ये सब तो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस पे लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगते रहेगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ये लगातार नीचे खिंचाते रहेगा। तो जो सरफेस वाला पार्टिकल है वो भी चाहता है कि उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगे, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल्स को अपने ऊपर इकट्ठा करवा लेता है। जब ये इसको अपने ऊपर इकट्ठा करवा लिया, खींच लिया, तो अब इस पर बैलेंस फोर्स लगने लगा। लेकिन फिर ये जो डस्ट पार्टिकल है, अब इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो फिर ये दूसरे डस्ट पार्टिकल्स को खींच लिया, और ये प्रोसेस चल रहा है, चलते रहेगा, चलते रहेगा। यही एडजॉर्प्शन है। तो पहले आपको केवल ये समझाया गया कि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है। अब सुनिए, ये जो हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ये एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। हम लोग ये जो एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ये एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग फिजी जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग केमी जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। सुनिए, अगर ये एडजॉर्बेंट है जो सरफेस है, और ये एडजॉर्बेट है जो पार्टिकल्स है, अगर ये आपस में जुड़ गया कमजोर फोर्स से, कमजोर फोर्स में कौन फोर्स, तो वांडर वाल फोर्स। बोले कि अगर ये सरफेस है, ये पार्टिकल है, अगर ये आपस में जुड़ गया कमजोर फोर्स से, वांडर वाल फोर्स से, बोले अगर वांडर वाल फोर्स से अगर जुड़ गया, तो उसको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन। और अगर मान लीजिए कि जो सरफेस है एडजॉर्बेंट, और ये सब जो पार्टिकल है एडजॉर्बेट, अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ गया, केमिकल बॉन्ड टाइप फोर्स से जुड़ गया, केमिकल बॉन्ड टाइप मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये पार्टिकल और ये सरफेस के बीच में अगर बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड टाइप अगर फोर्स से जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे केमीजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। पहले बताएं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन कहने का मतलब कि ये जो सरफेस है, ये जो पार्टिकल है, ये दोनों आपस में जुड़े वीक फोर्स से, वांडर वाल फोर्स से, तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर मान लीजिए कि जुड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स से, तो उसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जब भी होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होगा। और अगर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होगा। बताएं कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में ये जो सरफेस है, ये जो पार्टिकल है, आपस में कमजोर फोर्स से जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे वांडर वाल फोर्स, और ये एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन में दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ेगा, केमिकल बॉन्ड टाइप फोर्स से जुड़ेगा। इसमें कम एनर्जी रिलीज होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। थर्ड जो पॉइंट है कि ये स्पेसिफिक नेचर का है, और ये जो है ये नॉट स्पेसिफिक। फिर से फिजिकल में लिखेंगे इट इज नॉट स्पेसिफिक, इसमें लिखेंगे कि ये स्पेसिफिक नेचर का है। इसका मतलब समझाते हैं। देखिए,
जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको बताया कि ये जो सरफेस है और ये जो पार्टिकल है उसके बीच में कमजोर फोर्स लगना है। अब वो है वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स ऐसे किसी भी चीज के बीच में लग सकता है जिसका अपना कुछ स्ट्रक्चर हो, जिसका अपना कुछ सरफेस एरिया हो। वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। मतलब दुनिया के किसी भी दो सबस्टेंस के बीच में, दुनिया के किसी भी, जी मेरे लाइन को आप अच्छे से सुने, दुनिया के किसी भी दो सबस्टेंस के बीच में वान डेर वाल फोर्स लग सकता है। मतलब कि दुनिया का कोई भी दो सबस्टेंस के बीच में फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। अगर ये सरफेस कोई भी सॉलिड का हो और ये लिक्विड का हो, कोई भी लिक्विड का हो, इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर स्पेसीज फिजिकल एडजॉर्प्शन के द्वारा जुड़ सकता है, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स किसी भी दो चीज के बीच में लग सकता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में तो बॉन्ड बनना है, तो दुनिया का हर दो सबस्टेंस के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर दो सबस्टेंस आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्पेसिफिक नेचर का है। मतलब किसी दो के बीच में केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो किसी दो के बीच में केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं भी होगा। बात समझिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स लगना है, फोर्स लगना है, वान डेर वाल फोर्स लगना है, तो ये फोर्स दुनिया के किसी भी दो सबस्टेंस के बीच में लग सकता है। तो कोई भी दो सबस्टेंस के बीच में फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनना है और दुनिया का हर दो सबस्टेंस आपस में बॉन्ड नहीं बनाता, तो केमिकल एडजॉर्प्शन दुनिया के हर दो सबस्टेंस के बीच में नहीं होगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो है रिवर्सिबल नेचर का है और ये इररिवर्सिबल नेचर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये बोल दिए कि रिवर्सिबल नेचर का है, तो आपको ये समझना है कि ये आपस में जुड़ा हुआ है, कमजोर फोर्स है। अब कुछ भी हुआ, जैसे हवा चला तो ये पार्टिकल इसके सरफेस को छोड़ भी देगा और फिर जुड़ भी जाएगा, फिर कभी छोड़ भी देगा, कभी जुड़ भी जाएगा। तो इसी को बोल रहे हैं रिवर्सिबल नेचर का, कि ये कभी पार्टिकल हटेगा भी, कभी जुटेगा भी, कभी हटेगा भी, कभी जुटेगा भी। लेकिन ये अपने मतलब ऐसे एटमॉस्फेरिक चेंज से ये पार्टिकल्स हट नहीं जाएगा। एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, ठीक है, आप हटाइएगा तब हटेगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये इररिवर्सिबल नेचर का है। इसमें तो बॉन्ड बनना नहीं है, तो बॉन्ड बनना नहीं है तो लो टेम्परेचर इसके लिए अच्छा है, लो टेम्परेचर फेवरेबल है। और इसमें तो बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए, तो इसमें हाई टेम्परेचर बढ़िया है, इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है। इसमें क्या है कि सरफेस और पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बनना है, तो इस कारण से ये एक ही लेयर तक हो सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, एक ही लेयर तक केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। क्योंकि अब अगर इसके ऊपर अगर दूसरा लेयर का अगर पार्टिकल होगा तो ये पार्टिकल जो है वो सरफेस के साथ तो कांटेक्ट में है नहीं, तो ये सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो जब सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन से नहीं जुड़ सकता है। फिर ये जो है ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया। दिमाग में रहेंगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन एक ही लेयर तक हो सकता है, लेकिन यहां फोर्स लगना है। पहला लेयर से भी फोर्स लग सकता है, दूसरे लेयर से भी, तीसरे लेयर से भी, चौथे लेयर से भी। तो ये जो है ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और इसमें ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी आपको केवल ये बताएं कि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, और एडजॉर्प्शन का दो टाइप, एक हो गया फिजिकल और एक हो गया केमिकल। अब हम लोग जानेंगे कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। हम लोग ये जानेंगे कि एडजॉर्प्शन जो है
एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है? तो कोई भी प्रोसेस अगर होता है, जैसे अगर एडजॉर्प्शन अगर होता है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा। यह क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो वो अपने आप तभी हो सकता है जब उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव हो। जब तक डेल्टा जी निगेटिव नहीं होगा तब तक कोई प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता है। तो अगर एडजॉर्प्शन भी अगर अपने आप अगर होता है, इसका मतलब है कि डेल्टा जी इसके लिए निगेटिव होगा। अब सुनिए, डेल्टा जी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है। अब ये तो तय है कि एडजॉर्प्शन अगर हो रहा है तो डेल्टा जी तो निगेटिव है, डेल्टा एच का पता नहीं। अब डेल्टा एस का बात करते हैं। डेल्टा एस को पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज, और इंट्रोपी ये होता है कि कहीं पर कितना मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का मेजरमेंट। कहीं पे पार्टिकल्स कितना वाइब्रेट कर रहा है, कहीं पे पार्टिकल्स कितना मोशन में है, उस चीज का मेजरमेंट होता है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी चेंज निकालने का तरीका है फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। जैसे मान लीजिए कि सरफेस है और ये पार्टिकल अभी ऊपर उड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में भी एडजॉर्प्शन हुआ नहीं है। तो जब यहां पर पार्टिकल ऊपर उड़ रहा है तो जो शुरुआत में इंट्रोपी होगा वो तो ज्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट यहां ज्यादा है। लेकिन अगर एडजॉर्प्शन जब हो गया, ये पार्टिकल अगर ये सरफेस से अगर आके जुड़ गया, तो जब पार्टिकल सरफेस से जुड़ जाएगा तो मूवमेंट कम हो जाएगा, तो यहां जो फाइनल इंट्रोपी है वो तो कम होगा। तो अगर फाइनल इंट्रोपी अगर कम है, इनिशियल इंट्रोपी अगर ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को अगर घटा दीजिएगा तो वैल्यू तो निगेटिव होगा। ये तो वैल्यू निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव है, ये पता नहीं, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब अगर इधर का वैल्यू निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब तक निगेटिव नहीं होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो ये क्लियर है कि डेल्टा एच आपका निगेटिव होगा। और जब डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो हो गया ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि वैसा कोई भी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच निगेटिव हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है। इसके बाद हम लोग को एडजॉर्प्शन में एक बात और जानना है, अब वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सुनिए, हम लोगों को एक और टर्म समझना है, वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, अगर आप x बाई एम और p के बीच में ग्राफ बनाएं, x बाई एम और p के बीच में, x बाई एम को पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कितना हुआ है। x बाई एम को पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कितना हुआ है, जिसमें यह हुआ अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, और यह हुआ मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो सरफेस है उसका मास। और इस पूरे को पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कितना हुआ है। और ये जो P है वो प्रेशर है। तो कहता है कि अगर x बाई एम और P के बीच में अगर ग्राफ बनाए किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि x केल्विन पे या मान लीजिए कि y केल्विन पे, तो एक कर्व लाइन ग्राफ आएगा। ऐसी कर्व लाइन ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखना है कि द कर्व लाइन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन x बाई एम एंड p at constant t is called adsorption isotherm।
वो कर्व लाइन ग्राफ जो x बाई एम और p के बीच में ड्रॉ किया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी कर्व लाइन ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। मतलब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक प्रकार का रिलेशन हुआ अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन दो लोग दिया। एक दिया फ्रीउंडलिक, एक दिया फ्रीउंडलिक और एक दिया लैंगमुयर। जानेंगे कि ये जो x बाई एम है और ये जो p है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दो साइंटिस्ट दिया, एक दिया फ्रीउंडलिक, एक दिया लैंगमुयर। हम लोग को ये फ्रीउंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। इसका रिलेशन याद रखना है सीधे x बाई एम बराबर k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n। ये डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी रिलेशन को मैनिपुलेट किया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। मतलब ये हमेशा बदला हुआ रहेगा, m बाई एक्स p प्लस k दे देगा, 1 बाई n को मतलब यहां पर इसके ऊपर दे देगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है और इसी में आपको टिक लगाना है कि ये फ्रीउंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। x बाई एम बराबर k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n। अब ये जो रिलेशन है x बाई एम बराबर k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n, अगर हम दोनों तरफ अगर लॉग लगा दें, लॉग x बाई एम लॉग k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n, तो आप देख रहे हैं कि लॉग a इंटू b है, तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये तो log k लिख दिया, ये है log a का पावर x, तो लिख सकते हैं x log a, इस तरीके से। अब आप अगर इसको देखें तो ये इसको अगर इसको आगे इसको पहले कर दें, एक बार और थोड़ा सा बदल दें, log x बाई एम बराबर, इसको पहले इसको बाद में लिख दे रहे हैं 1 बाई n log p प्लस log k। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अगर आप इसको देखें तो ये दिखेगा y बराबर, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया प्लस, ये हो गया c, ये इस फॉर्म का दिखेगा। मतलब ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ऐसा फॉर्म का कभी भी इक्वेशन हो, आप अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाइए, आप अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाइए, ऐसा हम लोग नॉलेज ले चुके हैं, हमको लगता है शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अगर आप y और x के बीच में अगर आप ग्राफ बनाइए और इस तरीके का इक्वेशन है कि जिसमें कि c भी है, तो ग्राफ क्लियर है कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा। और यहाँ m का साइन अगर प्लस है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इस तरीके का ग्राफ होता है इस इक्वेशन का, y बराबर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म के इक्वेशन का। अगर ऐसा फॉर्म का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, आप अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो दूरी है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं और इंटरसेप्ट ही c का वैल्यू हुआ। और ये जो आप स्लोप ऊपर के तरफ देख रहे हैं, ये कारण है m का साइन प्लस है, तो अगर m का साइन माइनस रहेगा तो स्लोप नीचे की तरफ होगा। तो ये y बराबर mx प्लस c के बीच का ग्राफ हो गया। और ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालिएगा तो स्लोप आपको 1 बाई n का वैल्यू दे देगा। तो खैर हमारा इक्वेशन तो ये वाला है। तो कहता है कि अगर log x बाई एम और log p के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, क्योंकि यही हमारा y है और यही हमारा x है, अगर हम log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ बनाएं, यहां केवल x बाई एम और p के बीच में ग्राफ था, अगर ये log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ बनाए तो ये जो ग्राफ है कर्व लाइन नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये आपको log k का वैल्यू दे देगा।
और ये जो लाइन का स्लोप है, ये लाइन का स्लोप आपको 1/n का वैल्यू दे देगा। ये सब केवल आपको थ्योरी टाइप से जानना है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। सिंपली पूछेगा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, तो वो कर्व लाइन ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं x/m और p के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और ये दो साइंटिस्ट दिया है, एक फ्रूनलिक दिया है, एक लैंगमुयर दिया है। 12 में आपको फ्रूनलिक वाला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। उसका रिलेशन ये याद रखना है, x/m बराबर k इंटू पी टू द पावर 1/n। उसके बाद कैसे लॉग लिए, कैसे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में चेंज किए, ये आपको बात बता दी है। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कोलॉइड के बारे में। नोट्स आपको आराम से देखते रहना है, और कुछ जरूरी लगे तो दोबारा लिखना भी है। देखिए, जो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन को पार्टिकल के साइज के आधार पे, सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के आधार पे सॉल्यूशन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें जो पार्टिकल है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलॉइड, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसी को कोलॉइड कहते हैं। इसमें जो पार्टिकल है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर का, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा पार्टिकल। तो हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, कोलॉइड को। कोलॉइड कोई पूछे आपसे कि क्या है, तो कोलॉइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है। अब ये जो कोलॉइड है इसका 2 कंपोनेंट है। कैसे सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तो यहां भी 2 कंपोनेंट है। एक का नाम है डिस्पर्स्ड फेज और एक का नाम है डिस्पर्सन मीडियम। एक का नाम है डिस्पर्स्ड फेज, एक का नाम है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट समझिए आप, इसको बोलना नहीं है, सॉल्यूट समझना है कि जो सॉल्यूट होता है वही डिस्पर्स्ड फेज है, और जो सॉल्वेंट होता है वही डिस्पर्सन मीडियम है। लेकिन नाम यहां सॉल्वेंट कभी लिख नहीं देना है, समझना है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो एक मतलब सॉल्वेंट समझना है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है तो सॉल्यूट समझना है। तो ये कोलॉइड का कंपोनेंट है। सॉल्यूट का जो डेफिनेशन होता है वही डिस्पर्स्ड फेज का डेफिनेशन है, कि जो सबस्टांस कम मात्रा में है, जिसका अमाउंट कम है उसको डिस्पर्स्ड फेज, और जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको डिस्पर्सन मीडियम। अब हम लोग जानेंगे कि ये तो कोलॉइड हो गया, कोलॉइड का कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग कोलॉइड का क्लासिफिकेशन जानेंगे, कोलॉइड का टाइप्स। तो जो सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, और ये डिस्पर्सन मीडियम है। ये कोलॉइड है, ये एग्जाम्पल है।
एक टेबल आपको नोट्स में बना के दिया गया है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज्यादा। वो आपको कैसे याद करना है, हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। जैसे डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड हो, मतलब आपको मन में सोचना है कि सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो जो कोलॉइड बनेगा उस कोलॉइड का नाम होगा सॉल। कोलॉइड का नाम होगा सॉल। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए देखें तो हो गया पेंट, जो घर पे पेंट उंट करवाते हैं आप, तो एग्जाम में सिंपली आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल, तो आपको लिखना होगा कि सॉल इज अ कोलॉइड। क्या लिखना होगा? सॉल इज अ कोलॉइड इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। ऐसे ही याद करना होगा आपको। हम आपको बीच बीच से कुछ बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जैसे ये लिक्विड है और अगर ये भी लिक्विड है तो इसको बोलेंगे इमल्सन। एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन, तो इमल्सन इज अ कोलॉइड इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। एग्जाम्पल इसका हो गया मिल्क। तो दिमाग में रखना है कि सॉल, इमल्सन, जेल, फोम, ये चार इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये चार तो कम से कम एकदम याद कर लीजिएगा, टेबल में खोज लीजिएगा कौन है सॉल, कौन है इमल्सन, कौन है जेल और कौन है फोम। ये चार एकदम याद कर लीजिएगा। ये हो गया पहला। उसके बाद 8 प्रकार का इसमें है टाइप। तो एक क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जब गैस गैस हो तो ये कोई कोलॉइड नहीं बनाता है। मतलब सॉलिड सॉलिड का मिलेगा, सॉलिड लिक्विड का मिलेगा, सॉलिड गैस का मिलेगा, लिक्विड सॉलिड का मिलेगा, लिक्विड लिक्विड का मिलेगा, लिक्विड गैस का मिलेगा, गैस सॉलिड का मिलेगा, गैस लिक्विड का मिलेगा, गैस गैस कोई कोलॉइड नहीं बनाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गैस गैस आपस में कोलॉइड क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि गैस अगर गैस के साथ मिलेगा तो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। लेकिन ये जो कोलॉइड है, कोलॉइड ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है, ये हेट्रोजेनस होता है। ये हेट्रोजेनस होता है, अपीयर्स होमोजेनस, दिखता होमोजेनस है। ये दिखता होमोजेनस है लेकिन होता हेट्रोजेनस है। यही कारण है कि बहुत सारा आप दवा वगैरह आप खरीदते हैं तो दवा के ऊपर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो दिख रहा है होमोजेनस, वो होमोजेनस है नहीं। आप उसको यूज करने के पहले उसको शेक कर लीजिए ताकि जो भी पार्टिकल्स है अच्छे से पूरे में मिल जाए और उसके बाद फिर आप उस दवा को पीजिए। तो खैर ये फिजिकल स्टेट के आधार पे कोलॉइड का क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें आपको बताएं कि सॉल, जेल, इमल्सन और फोम ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अब उस चार जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उसमें इमल्सन को थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में पढ़ना है। इमल्सन को, इमल्सन के बारे में बताएं कि इमल्सन वो कोलॉइड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, दोनों का दोनों लिक्विड, ये ऐसा कोलॉइड है। अब ये जो इमल्सन है, ये इमल्सन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, वाटर इन ऑयल इमल्सन। एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। इसको ऐसे लिखते हैं। बोले कि ये जो इमल्सन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इमल्सन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। आप इसको अगर हिंदी करें कि तेल पानी में,
आप अगर इसको हिंदी करें तो लगेगा तेल पानी में। इसका मतलब है कि तेल कम है और पानी ज्यादा है। इसको अगर आप हिंदी करें तो पानी तेल में, इसका मतलब कि पानी कम है और तेल ज्यादा है। मतलब ऐसा इमल्सन जिसमें पानी कम है, मतलब जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेज है, और तेल ज्यादा है, मतलब कि जो फैट्स है वो डिस्पर्सन मीडियम है। तो ऐसे इमल्सन को बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सन। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इमल्सन है जो जिसमें ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है, तो उसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सन। सॉरी, ऑयल इन वाटर इमल्सन, मतलब तेल पानी में, पानी ज्यादा है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, और ऑयल कम है, फैट्स कम है, ये डिस्पर्स्ड फेज है। जैसे पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, आप उसको पलट दीजिए डब्बा को, तो क्या वो नीचे गिर जाएगा? तुरंत नहीं गिरेगा, उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं है उतना। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें पानी कम है, ये वाला, उसमें पानी कम है और उसमें फैट्स ज्यादा है। तो अगर पानी कम है, फैट्स ज्यादा है, तो उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होगा। जैसे पेट्रोलियम जेली, जैसे पेट्रोलियम जेली, जैसे हेयर क्रीम, ये सब जो है ये सब वाटर इन ऑयल इमल्सन है। और जिसमें वाटर ज्यादा है, फैट्स कम है, जो आराम से फ्लो करेगा, जैसे बॉडी लोशन, बॉडी लोशन ये आराम से फ्लो करेगा, मिल्क ये आराम से फ्लो करेगा, तो ये सब हो गया ऑयल इन वाटर इमल्सन। अब है कि अगर आप किसी भी इमल्सन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ऐसा इमल्सन है ऑयल इन वाटर, इसको आप डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूट किसी भी इमल्सन को करना है तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम मिलाना है। जैसे दूध को डाइल्यूट करना है तो इसका डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, तो इसमें वाटर मिलाइए। बॉडी लोशन को डाइल्यूट करना है तो इसका डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, तो इसमें वाटर मिलाइए, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे इमल्सन को डाइल्यूट करना है जिसमें कि ऑयल ज्यादा है, तो आपको ऑयल मिलाना होगा। जैसे पेट्रोलियम जेली को अगर डाइल्यूट करना है तो पानी डालने से वो डाइल्यूट नहीं होगा, वो फिर एक पानी तो एक सेपरेट लेयर बना देगा, वो पानी से डाइल्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें तेल डालिएगा और तेल डाल के अगर आप उसको घोलिएगा तो वो घुल जाएगा। ये दिमाग में रखेंगे कि कोई भी इमल्सन को अगर डाइल्यूट करना है तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम मिलाना पड़ता है, डिस्पर्स्ड फेज नहीं। डिस्पर्स्ड फेज अगर आप मिला दीजिएगा तो वो एक सेपरेट लेयर बना देगा, और डिस्पर्सन मीडियम मिला दीजिएगा तो उसको मिलाने के बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर होता है डिमल्सिफिकेशन। इसमें फिर आपको ये जानना है डिमल्सिफिकेशन। देखिए, अगर कोई इमल्सन है, अगर कोई इमल्सन है, अगर उसको दो लिक्विड में हम लोग अलग अलग कर दिए, दो लिक्विड के मिलने से बना है, दोनों लिक्विड में अगर हम लोग अलग अलग कर दिए, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलेंगे डिमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इमल्सन इनटू इट्स लिक्विड कंपोनेंट्स। इमल्सन को अगर उसके लिक्विड कंपोनेंट्स में अगर सेपरेट किया जाए तो ये जो प्रोसेस है उसको डिमल्सिफिकेशन कहेंगे। तो डिमल्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं फ्रीज करके। ऑयल और फैट्स दोनों के मिलने से अगर बना है ये इमल्सन, तो उसको आप फ्रीज करके दोनों लिक्विड में अलग अलग कर सकते हैं, बॉयल करके अलग अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग अलग कर सकते हैं, हाई स्पीड में घुमा के। जैसे ऐसा मशीन है जिसमें दूध डाला जाता है, उसको हाई स्पीड में घुमाया जाता है तो दूध का जो भी फैट्स है वो अलग हो जाता है और फैट फ्री मिल्क अलग हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन से, बॉइलिंग से, फ्रीजिंग से हम लोग डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं।
ये हुआ टेक्निक्स ऑफ डिमल्सिफिकेशन, ये हुआ टेक्निक्स ऑफ डिमल्सिफिकेशन। एक आपको बता दें कि टेक्निक्स ऑफ डिमल्सिफिकेशन को ही डिमल्सिफायर्स भी कहते हैं। डिमल्सिफायर्स, कोई अगर एग्जाम में पूछ दे कि राइट 2 डिमल्सिफायर्स या राइट 3 डिमल्सिफायर्स, इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है कि राइट 2 या राइट 3 टेक्निक्स ऑफ डिमल्सिफिकेशन। अब इसके बाद आप जानेंगे दूसरे तरीके से कोलॉइड का क्लासिफिकेशन। हम लोग कोलॉइड पढ़ रहे हैं, कोलॉइड में भी एक प्रकार से क्लासिफिकेशन आपको बताए, अब वो बताए फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब बता रहे हैं जो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स। कहता है कि कोलॉइड का 2 कंपोनेंट है, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्सन मीडियम। कहता है कि अगर ये दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखें कि दोनों के बीच में कम फोर्स लग रहा है कि दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स लग रहा है, उस आधार पे कोलॉइड का क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पे कोलॉइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है लायोफिलिक कोलॉइड, एक होता है लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलॉइड। बात सुन लीजिए, बोले कि इंटरेक्शन फोर्स के आधार पे जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्सन मीडियम है, उसके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के आधार पे कोलॉइड 2 प्रकार का, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड, अब फिलिक का मतलब होता है चाहने वाला, लिक्विड को चाहने वाला। मतलब अगर ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के में अगर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो, तो ऐसे कोलॉइड को बोलेंगे लायोफिलिक कोलॉइड। और अगर मान लीजिए कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है, अगर उसके बीच में फोर्स एकदम कम हो, लेस एफिनिटी लग रहा हो, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में कम हो, तो ऐसे कोलॉइड को बोलेंगे लायोफोबिक कोलॉइड। कभी भी अगर आपको लायोफिलिक कोलॉइड बनाना है तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। मतलब क्योंकि दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ऐसे 2 को मिलाना है जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो वो तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम को लेना है, मिला के शेक कर देना है, लायोफिलिक कोलॉइड बन गया। लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई तरीका नहीं है। लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई, यहां स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एक एल है कि डबल एल है, दिमाग से निकल गया। हाँ, तो बोल रहे थे कि लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, इसमें बस केवल डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिलाना है, अब मिला के शेक कर देना है, तो लायोफिलिक कोलॉइड बन गया। लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये जो लायोफोबिक कोलॉइड है, ये बनाने का हम लोग को, ये प्रिपेयर करने का हम लोग को तरीका पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ऐसे को मिलाना है जिसके बीच में एफिनिटी एकदम कम है, मिलना नहीं चाह रहा है, फिर भी मिलाना है। तो ऐसा कोलॉइड बनाने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे। तरीका है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, तरीका है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, तरीका है पेप्टाइजेशन मेथड, तरीका है केमिकल रिएक्शन मेथड। ये सब वो तरीका है जिससे कि लायोफोबिक कोलॉइड बनेगा, लेकिन लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई तरीका नहीं है। लायोफिलिक कोलॉइड में कुछ नहीं, आप केवल दोनों कंपोनेंट को मिलाओ, मिला के शेक कर दो, लायोफिलिक कोलॉइड बन गया। तो अभी हम लोग दो प्रकार से कोलॉइड का क्लासिफिकेशन पढ़े। एक पढ़े फिजिकल स्टेट के आधार पे कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो उसको सॉल बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है तो उसको इमल्सन बोलेंगे, इस तरीके से। फिर पढ़े अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे
कि अगर दोनों कंपोनेंट के बीच में तगड़ा फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो लायोफिलिक कोलॉइड, और लायोफिलिक कोलॉइड बनाने का कोई तरीका नहीं, बस डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिलाइए, दोनों को मिला के चेक कर दीजिए। लेकिन अगर कम एफिनिटी है तब उसको बनाना है, अगर ऐसे कोलॉइड को, तब बनाने का ये सब तरीका है जो हम लोग तरीका पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसके जस्ट बाद पहले पढ़ेंगे जो कोलॉइड है वो कोलॉइड का प्रॉपर्टीज, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इतना के बाद अब हम लोग जानने जा रहे हैं कोलॉइड का प्रॉपर्टीज। तो कोलॉइड का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये कोलॉइड का पहला प्रॉपर्टी है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। सॉल्यूशन में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलॉइड शो करेगा। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा सबसे मेन प्रॉपर्टी कि कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, मतलब अगर आप कोलॉइड को लिए, कोलॉइड में जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज होगा। अब या तो सब का सब प्लस चार्ज वाला होगा, या तो सब का सब प्लस चार्ज वाला होगा, या तो सब का सब माइनस चार्ज वाला होगा। जी, इन मिक्सचर नहीं होगा। बोले कि कोलॉइड जो है, कोलॉइड में पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा, सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक जैसा चार्ज होगा। या तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर प्लस चार्ज होगा, या तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब जब अगर ऐसा है तो एग्जाम में आता है कि पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का एग्जाम्पल लिखो, निगेटिव चार्ज सॉल्व का एग्जाम्पल लिखो। तो आपको इसका 2 एग्जाम्पल याद रख लेना है, आपको इसका 2 एग्जाम्पल याद रख लेना है। ऐसे 2 कोलॉइड का आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है जिसमें सारे पार्टिकल्स के ऊपर प्लस चार्ज है। ऐसे 2 कोलॉइड के एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है जिसमें सारे पार्टिकल्स के ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये कि कोलॉइड के ऊपर चार्ज है और चार्ज कैसा है, कोलॉइड के ऊपर चार्ज है और चार्ज कैसा है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म हो सकता है। उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या है कि इस तरीके का एक अरेंजमेंट वाला डिवाइस होता है जिसमें यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, यहां एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसको बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे, यहां एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे आप इसके अंदर कोलॉइड सॉल्यूशन भर सकते हैं। इसके अंदर आप कोलॉइड सॉल्यूशन भर सकते हैं। इसमें कोलॉइड भरेंगे तो इसमें पूरा भर जाएगा। और जब आप इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू कर देंगे तो देखने को क्या मिलता है कि सारा कोलॉइडल पार्टिकल्स एक तरफ भागता है, सारा कोलॉइडल पार्टिकल्स एक तरफ भागेगा। इसमें मूवमेंट आपको दिखेगा, इस लिक्विड में दिखेगा कि जो भी पार्टिकल्स है वो एक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो भी पार्टिकल्स है वो एक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर सारा पार्टिकल्स अगर एक ही तरफ भाग रहा है, इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल्स के पास एक प्रकार का चार्ज है, या तो प्लस या तो माइनस।
अगर ये माइनस की तरफ भाग रहा है तो प्लस चार्ज वाला पार्टिकल है, अगर प्लस की तरफ भाग रहा है तो वो माइनस चार्ज वाला पार्टिकल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अब आप ये जो चीज देख रहे हैं कि यहां पर एक जगह इकट्ठा हो गया, कोएगुलेट कर गया, यहां जो पार्टिकल है वो इकट्ठा हो गया, कोएगुलेट कर गया, तो जो पार्टिकल अब एक जगह जाएगा यहां इकट्ठा होगा, उसके बाद अगर ये अपना चार्ज को अगर लॉस करेगा तो फिर ये नीचे आके बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन, बात सुनिए, हम लोग कोलॉइड का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी बताएं कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा प्रॉपर्टी ही बता रहे हैं अभी कि कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, सारे पार्टिकल के ऊपर प्लस या तो सारे के पार्टिकल के ऊपर माइनस, किस पे प्लस किस पे माइनस, कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। फिर बोले कि प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ चार्ज कैन बी कंफर्म्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या है कि अगर आप कोलॉइड को आप भर दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप इसको जोड़ दिए हैं, तो जो भी कोलॉइड का पार्टिकल्स है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। जो भी कोलॉइड का पार्टिकल्स है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा तो उसके बाद फिर नीचे सेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन। अब इतना पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर और आगे बताते हैं। कोएगुलेशन के बारे में भी आपको यही बताए हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, अगर ये अपना चार्ज लॉस कर दिया तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये प्रोसेस कोएगुलेशन होता है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि टेक्निक्स ऑफ कोएगुलेशन, टेक्निक्स ऑफ कोएगुलेशन, कि कोएगुलेशन कैसे करवा सकते हैं। तो कोएगुलेशन करवाने का एक तो तरीका हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोएगुलेशन करवा सकते हैं, जो दिख रहा है आपको कि अगर आप कोलॉइड इसमें भर दें, उसके बाद ये कोलॉइड अगर एक तरफ अगर भागे, एक तरफ अगर जाके इकट्ठा हो और उसके बाद फिर नीचे सेट कर जाए, तो ये तो एक तरीका हो गया कोएगुलेशन करवाने का। जो दूसरा तरीका है कोएगुलेशन करवाने का वो है बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सॉल्व। बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सॉल्व, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व में नेगेटिव चार्ज सॉल्व मिला दीजिए, नेगेटिव चार्ज सॉल्व में पॉजिटिव चार्ज सॉल्व मिला दीजिए, उससे भी कोएगुलेशन होगा। और जो तीसरा तरीका है वो है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में ना दोनों प्रकार का चार्ज होता है, प्लस भी माइनस भी, जिसको जैसा जरूरत होगा वो वैसा चार्ज गेन कर लेगा। तो ये सब तरीका है कोएगुलेशन करवाने का। फिर इसमें एक टॉपिक आता है हार्डी स्कूल्ज रूल। हार्डी स्कूल्ज रूल, तो देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। हार्डी स्कूल्ज रूल क्या है? तो इसमें सबसे पहला बात तो है कि अपोजिट चार्ज आयंस, सबसे पहला पॉइंट तो है कि अपोजिट चार्ज आयंस आर इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। ये तो सिंपल सा बात है कि अगर प्लस चार्ज वाला अगर कोलॉइड है, प्लस चार्ज वाला अगर कोलॉइड है, अगर उसको अगर आप चाहते हैं कोएगुलेट करवाने के लिए, तो माइनस चार्ज वाला आयन उसके लिए इफेक्टिव है। ये पहला पॉइंट है कि अपोजिट चार्ज आयंस आर इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। अब जो दूसरा पॉइंट है कि अगर ठीक है पॉजिटिव वाले में अगर निगेटिव वाला अगर मिलाना है, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला अगर आप निगेटिव मिलाइएगा उतने जल्दी कोएगुलेशन होगा। जैसे अगर पॉजिटिव में अगर हमको निगेटिव मिलाना है, अगर हम निगेटिव में अगर ये मिला रहे हैं -4 वाला, तो कोएगुलेशन सबसे जल्दी होगा। अगर हम निगेटिव में PO4 -3 वाला मिला रहे हैं तो इससे देर से कोएगुलेशन होगा। अगर SO4 -2 मिला रहे हैं तो और देर से कोएगुलेशन होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज घट रहा है। Cl- मिला रहे हैं तो ये और देर से कोएगुलेशन होगा।
मतलब अगर कोएगुलेशन अगर करवाना है अपोजिटली चार्ज आयन मिला के, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना जल्दी जल्दी कोएगुलेशन होगा। फिर एक ये भी आता है इसमें क्वेश्चन कि हार्डी स्कूल जो लॉ जो है या हार्डी स्कूल जो रूल जो है उसमें मॉडिफिकेशंस क्या हो सकता है। तो मॉडिफिकेशंस बस यही हो सकता है कि जब हम लोग अपोजिटली चार्ज सॉल्व को मिलाते हैं तो जो कोएगुलेशन होता है वो कोएगुलेशन दोनों ही सॉल्व का होता है, जिसको मिला रहे हैं उसका भी कोएगुलेशन होगा और जिसमें मिल रहा है उसका भी कोएगुलेशन होगा। ये मॉडिफिकेशन के रूप में कहा जा सकता है। तो ये हम लोग का दो प्रॉपर्टी हो गया, कोलॉइड का दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। एक कंप्लीट हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा चार्ज से रिलेटेड जो भी बात है वो हम लोग कर लिए। अब जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये कि कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट मतलब कोलॉइड है और उसमें अगर बीम ऑफ लाइट अगर पास करवाएं तो उसका स्कैटरिंग हो जाएगा इसके अंदर, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलॉइड जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब अगर कोलॉइड के पार्टिकल्स को अगर आप देखें माइक्रोस्कोप से तो वो जिग जैग पाथ में मूव करते रहता है लगातार। तो ये जो मूवमेंट है ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था। तो उन्हीं को रिगार्ड देने के लिए ये जो मूवमेंट है वो ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। तो ये आपको अभी 4 प्रॉपर्टी बताए हैं। अब इसी के बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें ये चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।